हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज के वीडियो में हम इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था ये हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ये इसकी जो एप्लीकेशन है ये कहाँ पे यूज़ होगा हम पहले उसी से शुरू करेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक ग्राफ लेंगे। सपोज ये ग्राफ है एक फंक्शन का और फंक्शन है सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन वाला ग्राफ है ये सपोज। और पता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है। सपोज ये यहाँ पे इसको वाई एक्सिस को नंबर सी पे टच करता है तो ये वही सी नंबर होगा यहाँ पे। और सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ करूँगा। सपोज ये कांस्टेंट फंक्शन जो है कंटिन्यू होगी सपोज ऐसे, तो मैं इसी फंक्शन पे एक पॉइंट चूज़ करूँगा x इज इक्वल टू ए के सीध में, और इसी तरह मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे चूज़ करूँगा x इज इक्वल टू बी के सीध में। और सपोज मैं चाहता हूँ इस गिवन फंक्शन और x एक्सिस के दरमियान में इस पोर्शन का एरिया ढूंढूँ जो a और b लिमिट्स के दरमियान है। अब इसका जो वैल्यू है वो निकालना वो बहुत ही आसान है क्योंकि एक रेगुलर शेप बनती है यहाँ पे और रेक्टेंगल बनती है, तो लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। जो हमें पता है ये सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो जो लेंथ बनेगी रेक्टेंगल की वो b माइनस a बनेगी और ब्रेड्थ यहाँ पर ऑलरेडी c है ही, तो हमारा जो एरिया यहाँ पे बनेगा वो बनेगा b माइनस a टाइम्स c। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और फंक्शन है लाइक स्ट्रेट लाइन की फंक्शन लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, तो उसका ग्राफ ऐसे आता है। और मैं चाहता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के दरमियान का मैं एरिया निकालूँ ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान। ये भी यहाँ पर एक रेगुलर शेप बनती है ट्रपेजियम, इसका भी मैं हम फार्मूला लगाकर इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि हमारे पास कोई ऐसी फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कोई भी कर्व हो सकता है, और हम चाहते हैं कि इस कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया ढूंढे बिटवीन दीज टू लिमिट्स ए एंड बी। मीनिंग ये एरिया हम ढूंढना चाहते हैं, ये एरिया। तो कैसे ढूंढे, ये कोई रेगुलर शेप यहाँ पर बनती नहीं है तो हम कोई फार्मूला लगाते हैं। तो इन एरियाज को ढूंढने के लिए जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है जो हमें आज पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल जो हम आज पढ़ेंगे वो है रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर ए कर्व। तो ये हम अब देखेंगे कि ये एरिया हम कैसे ढूंढ के देता है डेफिनिट इंटीग्रल, और उसी के साथ उसकी डेफिनेशन भी। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सपोज हमारी कोई फंक्शन है जो एक कर्व रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम चाहते हैं कि x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक जो एक कर्व का पोर्शन है इसका एरिया ढूंढे हम, इसका एरिया इस पोर्शन का। अब कैसे ढूंढे, तो रूल ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स। इसको हम बोलते हैं पार्टीशन करना। हम इसकी पार्टीशन करेंगे, इस इंटरवल ए से बी तक का जो इंटरवल है इसकी पार्टीशन हम करते हैं, और हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाते हैं ऑफ इक्वल विड्थ, और इनकी विड्थ को स्टेप साइज बोलते हैं। और सपोज एक पार्टीशन हम यहाँ पर चूज़ करेंगे जिसकी विड्थ जो है वो सपोज डेल्टा एक्स है, और इसकी हाइट क्या है वो हम ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे। y का वैल्यू जो यहाँ पे होगा वही इसकी हाइट बनेगी। अब पूरी शेप जो है ये रेक्टेंगल नहीं है
कि हम इस पर फॉर्मूला लगाते, लेकिन जो एक स्ट्रिप है ये रेक्टेंगल बन रही है क्योंकि हमने एक्स ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस को छोटा कर दिया डेल्टा एक्स, और ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन रही है। लेकिन फिर भी हम पूरा इसको रेक्टेंगल नहीं लिख सकते, यहाँ पर बहुत एरर आएगा क्योंकि ये इस लाइन को पैरेलल नहीं है। ये नंबर 1 यहाँ पे कर्व है, दूसरा इसको पैरेलल नहीं है, तो एरर आएगा यहाँ पे। तो एरर कितना आएगा अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो ये छोटी ट्रायंगल बनी, ये एरर आएगा अगर हम इसको रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे। लेकिन ये एरर हम कम कर सकते हैं अगर हम इस डेल्टा एक्स को छोटा से छोटा कर दें। तो ये जितना हम डेल्टा एक्स को छोटा कर दें, स्ट्रिप की विड्थ को छोटा करें, उतनी ये ट्रायंगल का एरिया कम होता जाएगा। और फाइनली अगर हम क्लोज जाएंगे इस पॉइंट को तो ये पूरा गायब भी हो जाएगा ये एरिया ऑलमोस्ट। तो हमें एक छोटी सी स्ट्रिप मिलेगी जिसकी विड्थ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगी और वो पूरी रेक्टेंगल होगी, और हम उस पर एरिया निकाल सकते हैं उस स्ट्रिप का, लेंथ टाइम्स ब्रेड, और फिर हम इन सारे ऐसी स्ट्रिप्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम हमारा यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले अगर हम ऐसे ही पहले इसको ट्रीट करेंगे कि ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया निकालेंगे, तो वो एरिया निकलेगा यहाँ पे, तो वो एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया को हम लिखेंगे डेल्टा ए, और ये एरिया निकलेगा हमारे पास लेंथ, सपोज वाई है लेंथ यहाँ पे, और विड्थ है डेल्टा एक्स। तो ये इस स्ट्रिप का एरिया निकलेगा। अब ये एक स्ट्रिप का एरिया है और ऐसी ये बहुत सारे स्ट्रिप्स है, और ऐसी स्ट्रिप्स को हम ऐड करेंगे। लेकिन एक फ़र्क होगी, सभी स्ट्रिप्स में डेल्टा एक्स सेम होगा सभी स्ट्रिप्स में, लेकिन जो वाई का वैल्यू होगा वो हर एक में डिफरेंट होगा। यहाँ पे वाई का वैल्यू कम, अब यहाँ पर वाई का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा, इस स्ट्रिप के लिए वाई का वैल्यू उससे ज़्यादा, इस स्ट्रिप के लिए वाई का वैल्यू उससे ज़्यादा। यहाँ पर सपोज y1, y2, y3 सो ऑन, हम इन जनरल लिखेंगे y आयोटा। तो ये है इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का हम लिखेंगे एरिया, सपोज डेल्टा ए ऑफ आयथ स्ट्रिप, तो वो होगा इस आयथ स्ट्रिप का y वैल्यू, और डेल्टा एक्स जो सबों का सेम होता है, जो सबों का सेम होता है। तो ये हमें इस आयत स्ट्रिप का एरिया निकलेगा। अगर हम अब सभी स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे तो हमें पता ही है, तो जो टोटल एरिया होगा वो होगा डेल्टा ए ऑफ वो फर्स्ट स्ट्रिप प्लस डेल्टा ए ऑफ सेकंड स्ट्रिप प्लस सो ऑन जितने भी स्ट्रिप्स होंगे। तो हम समेशन नोटेशन में ऐसे लिखते हैं कि एरिया होगा बराबर समेशन ऑफ delta a iota, where iota starts at 1 and ends at suppose n, जितने भी वहाँ पर रेक्टेंगल्स बनेंगे, और डेल्टा ए सिंस डेल्टा ए इसके बराबर है, तो ये एरिया हमारे पास निकलेगा बराबर समेशन ऑफ y iota, यहाँ पे डेल्टा एक्स आयोटा स्टार्ट्स एट 1 एंड एंड्स एट n। तो ये हम समेशन नोटेशन में हमारा एरिया मिलेगा, लेकिन चूंकि विड्थ डेल्टा एक्स से ज़्यादा है, हर एक में ये छोटी छोटी ट्रायंगल बनेगी, और ये छोटी छोटी ट्रायंगल के बराबर ये सारा एरर ऐड होगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअल एरिया नहीं होगा हमारा, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा, तो इसमें एरर होगा। लेकिन हमें पता है कि ये एरर हम कम कर सकते हैं अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे टू 0। पहले ही अगर हम सपोज डेल्टा एक्स को 0 बनाएंगे, लिमिटिंग केस लेंगे, अगर हमने डेल्टा एक्स को 0 करेंगे तो ये लाइन इस लाइन पर कोइंसाइड हो जाएगी, और ये रेक्टेंगल पूरा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लाइन का एरिया होता ही नहीं है, तो हम डेल्टा एक्स को 0 नहीं कर सकते। लेकिन हम 0 से जितना करीब जाना चाहें उतना हम जा सकते हैं, और जितना क्लोज जाएंगे उतना एरर कम होता जाएगा। और फॉर द लिमिटिंग केस हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ा है उस वीडियो में मैंने समझाया है कि ये कैसे हम मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो हम यहाँ पर उसी तरह जैसे मैंने उस वीडियो में समझाया कि डेल्टा एक्स को हम 0 नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिप लाइन बन जाएगी, उसका एरिया नहीं होता है। तो बाकी जो भी क्लोजर वैल्यूज़ है 0 को, वो वैल्यू हम कर सकते हैं, उस वैल्यू के करीब हम जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेंगे हम, लेकिन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अब अप्लाई करेंगे इस हमारी फंक्शन पर, तो हमें एक्यूरेट एक्चुअल जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये एक्यूरेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा एरर को ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा एक्चुअल, ना कि अप्रॉक्सीमेट, वो निकलेगा लिमिट एज
delta x approaches 0 summation of y iota delta x where iota starts at 1 and ends at n। तो ये लिमिट लगाने के बाद जो है पूरा एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे डेल्टा एक्स स्ट्रिप्स को छोटे छोटे इनफाइनाइट एस्मली स्मॉल स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एरर पूरा गायब हो जाएगा ये लिमिट लगाकर। अब हम जो एरिया है इस पूरी फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान वो ये फंक्शन देगी, और ये फंक्शन जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में पढ़ा था, जिसको मैं सपोज यहाँ पे लिखूंगा। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो मैंने ऐसे बताई थी, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो बिल्कुल ही लिमिट है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की, और ये बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन की। और जो लिमिट लगाने के बगैर जो ये पोर्शन है जिसको हम समेशन बोलते हैं, और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में इसको रिमान सम बोलते हैं। तो रिमान सम पर हमें लिमिट लगानी है, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट सम, रिमान सम जो होता है डिस्क्रीट समेशन होता है। तो रिमान सम पर लिमिट लगाएंगे तो वो डिस्क्रीट सम को कंटिन्यूअस सम में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम इसको कंटिन्यूअस सम, चूंकि कंटिन्यूअस सम बन गया, तो हम इसकी जो है नोटेशन वो दूसरी तरह से दिखाते हैं। तो वो इसकी नोटेशन अब ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पर y और डेल्टा एक्स बन जाता है dx। तो ये जो है ये इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन की नोटेशन है, एंड इट इज़ नथिंग बट जो ऊपर हमने लिखा ये वही है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ y i डेल्टा एक्स आयोटा स्टार्ट्स एट 1 एंड्स एट n। तो इस लिमिट को सॉल्व करना है। इस लिमिट को जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज़ लाइक सॉल्विंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो इसके बजाय हम इस फैशन में लिखते हैं, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को हम इस नोटेशन के बजाय हम शॉर्ट में dy by dx लिखते हैं। इसी तरह इंटीग्रल y विद रिस्पेक्ट x जो है ये इसके बजाय लिखा जाता है। और जब हम ये पोर्शन देखते हैं, ये पोर्शन जब हम देखते हैं तो ये एग्जैक्टली वही इंटीग्रल, इसका एग्जैक्टली वही वैल्यू निकलता है जो हमने एंटी डेरिवेटिव में देखा था, एंटी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो वहाँ पर हमने वैल्यू देखा था, जो फंक्शंस की निकले थे, जो हमने देखा था x पावर n का था x n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इस तरह e पावर a x का e पावर x डिवाइडेड बाई a साइन x का माइनस कॉस x और कॉस x का साइन x। तो ये टर्म एग्जैक्टली वही वैल्यूज देती है। तो इसी वजह से ये दूसरा रीज़न है कि हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल लिखते हैं। तो हमें रूल्स यहाँ पर दूसरे रूल्स नहीं बनाने हैं, रूल्स बिल्कुल वही इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल के यहाँ पे फॉर्मूला सारे अप्लाई होते हैं। लेकिन एडिशन इसमें ये होता है कि जो यहाँ पर लिमिट होता है, अब यहाँ पर जो है हमने स्ट्रिप को 1 से n कर दिया था समेशन में, लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं तो हम अब चूंकि स्ट्रिप्स तो बन रहेंगे नहीं फिर 1 2 3 4 स्ट्रिप्स, क्योंकि वो तो हमने इनफाइनाइट एस्मली स्मॉल स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उनका काउंट हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस है। तो हम 1 to n को फिर हम a to b लिखते हैं, यानी कि a और b के दरमियान जितने भी ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स बने उनको सब को कंटिन्यूअसली ऐड करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है 1 to n को फिर a to b लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है वो हमें देता है एरिया अंडर कर्व बिटवीन a एंड b, और हम लिखते हैं इसको इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट x फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये हमारी फार्मूला बन जाती है डेफिनेट इंटीग्रल की। और बाय डेफिनेशन ये फार्मूला क्या, ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या हमें देता है, ये हमें देता है एरिया अंडर कर्व बिटवीन द लिमिट्स a एंड b। तो अप्लाई कैसे करेंगे इसको, फॉर एग्जांपल अगर हम अप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, सपोज फंक्शन है, सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमें जो है ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ऐसे कोई फंक्शन है सपोज, और हमें x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b के दरमियान का एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, हमें फंक्शन पता है, ये फंक्शन ये है, और हमें सपोज ये भी पता है a का वैल्यू है सपोज 2 और b का वैल्यू है सपोज 5, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो इसका एरिया होगा बाय डेफिनेशन वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ
दिस फंक्शन जो गिवन है विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 5। बस ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर इसका एरिया होगा। कैसे? अब एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 2 to 5, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, और जैसे मैंने बताया था रूल्स वही होंगे जो एंटी डेरिवेटिव में मैंने समझाए। तो ये एक्स पावर एन का इंटीग्रल देखना है, तो एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन होती है पावर एक ऐड करना है, फिर डिवाइड बाई टोटल पावर में जब हम 2 को एक ऐड करेंगे वो बनेगा 3 डिवाइड बाई टोटल पावर बने होगा 3, और इंटीग्रेशन है फ्रॉम 2 to 5। तो किसके बराबर आएगा? 3 पर लिमिट्स नहीं लगते हैं तो कांस्टेंट बाहर आएगा, तो अंदर है एक्स क्यूब। तो हम पहले अपर लिमिट देते हैं, एक्स की जगह पहले 5 लिखते हैं, फिर अपना क्यूब 7 माइनस फिर लोअर लिमिट, एक्स की जगह लोअर लिमिट 2 फिर क्यूब। तो ये माइनस जो है फॉर्मूला का याद रखना है, लिमिट डालनी होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये एक नंबर निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 5 का क्यूब विच इज़ 5 5 25, 25 इंटू 5, तो यह जाएगा 5 2 10 11 12 125 माइनस 8। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे 125 ये बन जाएगा यहाँ पे 117 डिवाइडेड बाई 3। तो इतने यूनिट्स जो है, यही इतने यूनिट स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा। तो ऐसे हम डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस ढूंढते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन हमने देखा। अब एक लास्ट चीज़ जो इसमें रहती है वो ये है कि मैंने एक रूल बताया था कि जब भी हम x पावर n की, जब भी हम बाय फार्मूला के मुताबिक x पावर n का डेरिवेटिव लिखते हैं वो होता है बराबर x पावर n प्लस 1 जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिवाइड बाई n प्लस 1। लेकिन मैंने वहाँ पे बोला था हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा साथ रखते हैं, और ये मैंने उस वीडियो में समझाया है क्यों हम साथ रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जब फार्मूला लिखी x पावर n की, ये मैंने प्लस c साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने इसलिए साथ नहीं रखा क्योंकि सपोज हम एक बार साथ रखते हैं तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़े, वो कैंसिल आउट हो जाता है। सपोज इंटीग्रेशन आई थी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी 2 to 5, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें अब लिमिट्स डालने हैं। जब हम लिमिट डालेंगे तो हम एक बार डालेंगे अपर लिमिट, तो एक्स क्यूब अपर लिमिट जब हम डालेंगे तो x की जगह 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस वो कांस्टेंट साथ में रखेंगे, तो ये है अपर लिमिट। अब डालना है माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में हम डालेंगे 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c साथ में वहाँ पर भी होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c माइनस 2 क्यूब बाई 3 माइनस c, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट, फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको यहाँ पे लाने का। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये लाना है ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पर लिमिट नहीं होते हैं, लिमिट नहीं डालने होते हैं, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो 5 3 फिर से वही, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर वापस वही आ जाएगा। तो यही वजह है कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डालते हैं, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो सी को हमेशा साथ रखेंगे। तो ये तो थे मैथमेटिकल टूल्स जो हमें फिज़िक्स में काम आते हैं। तो इनको आज हमने कंक्लूड कर दिया। तो नेक्स्ट जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स में वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।